हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सब किस तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का कैलकुलेशन हमने किया था। आज हम ये देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रख दी जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखते हैं कि उसकी धारिता जो C होती है वो घटेगी अथवा बढ़ेगी। तो आज का जो प्रश्न है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फिर से आज समांतर प्लेट संधारित्र की रचना करते हैं। ये हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें। इधर से इन प्लेटों का नामकरण कर देते हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। इधर से इसका प्लेट बी का संबंध हमने पृथ्वी से कर दिया है, इसको ग्राउंडेड कर दिया है ऐसे। और प्लेट ए पर जो है प्लेट ए को हम पॉजिटिव चार्ज देंगे। यहाँ पे हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, और जब प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये चार्ज इस प्लेट पर एक समान रूप से ऐसे वितरित हो जाएंगे। तो प्लेट ए जो है एक समान रूप से क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। अब जब प्लेट ये धनावेशित है तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लेट बी पर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, प्लेट बी पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा ऐसे। अब अगर यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जाए जिसकी मोटाई टी हो तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन अपने को करना है। ये हमने बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जिसकी मोटाई कितनी है, टी है। ये एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी हो गई और इस पट्टी की मोटाई हो गई टी। तो टी मोटाई की पट्टी हो गई आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। तो जो वायु है यहाँ टी मोटाई में क्या है, पट्टी है, और डी माइनस टी मोटाई में क्या हो गई, वायु हो गई। ये हो गई समांतर प्लेट संधारित्र। और अब चलते हैं इसकी धारिता के लिए व्यंजक कैलकुलेट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे, माना कैपिटल ए व कैपिटल बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। पहले पैराग्राफ में हमने लिख लिया, माना कैपिटल ए व कैपिटल बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। अब हम दूसरी कहानी क्या कहते हैं कि इन प्लेटों के बीच जो है टी मोटाई तथा कैपिटल के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम या के परावैद्युतांक वाली कोई जो है पट्टी है जिसे प्लेटों के समांतर रख दिया गया है। दोनों प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रख दी गई है। ठीक है ना, स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई में माध्यम तथा डी माइनस टी मोटाई में वायु है। टी मोटाई में क्या हो गया? इसको फिर से लिखते हैं, ये छूट गया है। ठीक है ना, टी मोटाई की कोई पट्टी रख दी गई। फिर से लिखेंगे स्पष्ट है कि प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई में कैपिटल के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम तथा डी माइनस टी मोटाई में वायु है। ये अपना पहला पैराग्राफ हो गया। ठीक है ना। चलिए अब शुरुआत करते हैं, मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं। जब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि ऐसी कंडीशन होने पर जो है यहाँ प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र जो है डेवलप होता है, क्रिएट हो जाता है, और उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। तो लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे दो स्थितियाँ हैं, एक तो वायु हो गई डी माइनस टी मोटाई में, और टी मोटाई में क्या हो गया? परावैद्युत पदार्थ हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों प्लेटों के मध्य स्थित वायु में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, जहां सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और व्हाट इज दिस? यह है पृष्ठ आवेश घनत्व। प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से दर्शा दिए। ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे चूंकि वायु में अलग विद्युत क्षेत्र होगा और परावैद्युत पदार्थ में अलग विद्युत क्षेत्र होगा, इसलिए वायु में जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है उसको हम दर्शा रहे हैं E0 से। तो E0 इक्वल टू किसके हो गया? E0 इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, या हम इसको ऐसा लिख देंगे, या ई नॉट इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये पहला इक्वेशन हो गया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। इक्वेशन 1 को यहां पर रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सॉरी ई नॉट इक्वल टू ये। तो वायु में कितना विद्युत क्षेत्र हो गया? ई नॉट बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं कि जो परावैद्युत माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। इसी प्रकार
इसी प्रकार परावैद्युत माध्यम में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसको हम दर्शाएंगे कैपिटल ई से। कैपिटल ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और फिर से सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, या ई इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। तो एक बार जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है, और परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E इक्वल टू इतना। अब हम धारिता निकालना है हमको, C इक्वल टू क्यू अपॉन भी, तो भी का कैलकुलेशन करना है। देखते हैं प्लेटों के बीच, प्लेटों के मध्य जो है विभवांतर कितना है। अतः प्लेट ए व बी के बीच विभवांतर V इक्वल टू हो जाएगा, विभवांतर इक्वल टू V बराबर E इंटू डी होता है। तो ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D माइनस टी मोटाई में है, इसलिए इसके साथ E0 के साथ इसका गुणा होगा, और ये वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत माध्यम में है, इसलिए इसके साथ इसका गुणा होगा, T का गुणा होगा। V इक्वल टू विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी होता है। तो दो स्थितियां हो गई, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे वायु की दूरी, और परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे परावैद्युत पदार्थ की पट्टी की मोटाई हो गई। यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, या V इक्वल टू हो गया ई नॉट की जो वैल्यू है वो रख देते हैं। ई नॉट की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए डी माइनस टी, प्लस ई की वैल्यू कितना है, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी के। अब इसमें कॉमन कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लिए। V इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा D माइनस टी, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा T अपॉन के। ये आ गया दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का कैलकुलेशन करने के बाद अब हम संधारित्र की धारिता निकालते हैं। अतः संधारित्र की धारिता C इक्वल टू किसके होता है, Q अपॉन V के। तो V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। C इक्वल टू क्यू अपॉन V। ये वाला क्यों और ये वाला क्यों कैंसिल हो गया, तो अब कितना बचा, C इक्वल टू, या C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए सबसे ऊपर चला जाएगा, और नीचे बचेगा T माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब यहां से अगर जो है, यहां से क्या कॉमन ले लें, अगर यहां से D माइनस टी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, D माइनस टी, या फिर ऐसा करते हैं एक स्टेप और बढ़ाते हैं, या C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, D को बाहर निकाल लीजिए, D बाहर निकाल लिए, और इस T इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो T 1 माइनस 1 अपॉन के। ये आ गया व्यंजक। यही अभीष्ट व्यंजक है।
ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही समांतर प्लेट संधारित्र के बीच के परावैद्युतांक वाली कोई पट्टी रख दी जाती है तो उसकी धारिता C इक्वल टू इतनी हो जाती है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान के हो गया। यही अभीष्ट व्यंजक हो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब पढ़ते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो कि हमको पहले ही पढ़ लेना था, वो देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। उत्तर की शुरुआत करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कल हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर किसके होता है, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी के। ठीक है ना। यहाँ पे चार राशियां हमको दिखाई दे रही हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कैपिटल के क्या है, कैपिटल ए क्या है और डी क्या है। चार राशियां प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और प्लेटों के बीच के माध्यम पर। ठीक है ना। ये तो लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर किसकी हो गया, अतः C का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, प्लेटों के क्षेत्रफल कैपिटल ए पर। तो जैसा कि फार्मूला बता रहा है कि संधारित्र की विद्युत धारिता उनके प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे क्या संबंध है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के। स्टूडेंट इसका डिटेल लिख लेंगे, समझाया दे रहे हैं। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत धारिता C है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, इस प्रकार प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होने पर संधारित्र की विद्युत धारिता भी बढ़ जाती है। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, प्लेटों के क्षेत्रफल कैपिटल ए पर संधारित्र की विद्युत धारिता संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ये अपना जो है पहला कारक हो गया। दूसरा कारक देखते हैं। दूसरा कारक क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी पर। तो प्लेटों के बीच की दूरी पर कैसे निर्भर कर रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि संधारित्र की धारिता जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होने पर विद्युत धारिता कैसी हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी तो विद्युत धारिता कम हो जाएगी, और दूरी घट जाएगी तो धारिता बढ़ जाएगी। तीसरा जो कारक है प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तो प्लेटों के बीच के माध्यम पर अगर जो प्लेटों के बीच का माध्यम है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है तो के गुनी हो जाएगी। तीसरा है प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तो संधारित्र की विद्युत धारिता C जो है वो प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम के परावैद्युतांक कैपिटल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात वायु या निर्वात के स्थान पर अगर के परावैद्युतांक का कोई माध्यम पट्टी के बीच में रखा गया है तो उसकी धारिता कैपिटल के गुनी हो जाएगी।
तो ये क्वेश्चन हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सूत्र के आधार पर यहाँ पे देख रहे हैं 3 कारक हैं। पहला कारक है संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, दूसरा कारक है प्लेटों के बीच की दूरी, और तीसरा कारक हो गया जो है प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तो इस तरीके से आज हमने 2 क्वेश्चन किए। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता कितनी होती है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।